डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। आज हम इसी चैप्टर के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में डिमांड कर रहे हैं। नाउ ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट ही होता है, इसका नाम ही अगर आप देखेंगे इट इज़ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, दैट मीन्स ऑब्वियसली दिस चैप्टर विल स्टार्ट विद मिक्सचर्स। मिक्सचर्स होते क्या है? जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस के बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के बने होते हैं। जहाँ पर आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आप क्या करते हैं? किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं और आप इनको फिजिकली या मैनुअली मिक्स करते हैं। आपको यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। जब आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलता है? वहाँ पर आपको एक मिक्सचर मिलता है। सॉल्ट जो है, सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टायर करेंगे तो सिंपली आपको मिक्सचर वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि हम कहते ही है जो ये मिक्सचर होता है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का बना होता है और ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है ये किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं। मतलब आप सॉल्ट के वहाँ पर 2 स्पून्स ले लिया पानी को बीकर में ले लिया, आप 100 ml बीकर में पानी 50 ml बीकर ले ले, उसके बाद आप इसमें 1 ग्राम सॉल्ट ऐड करें या 2 ग्राम सॉल्ट ऐड करें, तब ये मिक्सचर ही बनना है। दैट मीन्स कि हम कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन यहाँ नहीं देख रहे हैं, ये जो प्रपोर्शन हमें कन्वीनियंट लग रहा है अपने हिसाब से हम वो बना रहे हैं। बिसाइड्स आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप सिंपली वाटर ले रहे हैं और वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रही है, इसीलिए आप कहते हैं ये जो है ये मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर जो है इसके 2 टाइप्स आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नाउ अगर आप देखेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? यहाँ पर एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनको आपने मिक्स किया या फिर जो कंपोनेंट्स है इस मिक्सचर के जिससे मिक्सचर बना होता है उनको आप वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप वही अगेन एग्जांपल लेंगे सॉल्ट और वाटर की। सॉल्ट और वाटर में आप क्या देखते हैं? जब आप उनको मिक्स करते हैं, जब आप पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं या पानी में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, डालते हैं स्टायर करके, वो कम्प्लीटली आपस में मिक्स होते हैं, आपको वहाँ पर सॉल्ट अलग से नज़र नहीं आता। क्योंकि आपको वहाँ पर सॉल्ट अलग से नज़र नहीं आता है इसीलिए आप इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं जिनका ये मिक्सचर बना है, मिक्सचर आपने कैसे बनाया? आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया या फिर आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया, वहाँ पर क्या हो गया? शुगर और वाटर जो है ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो गए और यूनिफॉर्म कंपोजिशन वहाँ पर आ गया। विद द रिजल्ट यहाँ पर जो मिक्सचर बना वो बन गया होमोजीनियस मिक्सचर। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर में और क्या होता है? पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर ही बताएंगे। एक तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं। बिसाइड्स ये कंपोनेंट जो है इनका वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। मतलब आप नहीं देखेंगे कि किसी जगह किसी वाटर के किसी पार्टिकल या वाटर की किसी मॉलिक्यूल में सॉल्ट प्रेजेंट है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि यूनिफॉर्म या क्योंकि वहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्ट और वाटर मिक्स हुआ है इसलिए वहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, और सेपरेशन बाउंड्री भी आप नहीं देखेंगे, आपको सॉल्ट और वाटर कहीं पर भी इस मिक्सचर में कहीं पर भी आपको सॉल्ट और वाटर अलग से नज़र नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात है ये कम्प्लीटली आपस में मिक्स होते ही नहीं है। जैसे आप सैंड और वाटर ले लें, आप पानी में सैंड ऐड करें, आप कितना भी इसको सैंड को स्टायर करें, आप कितना भी इस मिक्सचर को स्टायर करें, तब भी ये आपस में सैंड जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, सैंड ऐसे ही रहेगा। तो ये मिक्सचर जो बनता है वहाँ पर वो बनता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट्स या कंपाउंड जो है कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। किस मिक्सचर में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं? हेटेरोजीनियस में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं।
और अब यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड से एलिमेंट्स कम्प्लीटली या कंपोनेंट जो होते हैं इस मिक्सचर के वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। ना ही यहाँ पर कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, ना ही यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और दूसरी चीज़ है, और यहाँ पर ऑब्वियसली सेपरेशन बाउंड्री आपको अलग से नज़र आती है। आप क्लियरली जब आप मिक्सचर लेते हैं ना सैंड और वाटर का, आपको सैंड अलग से नज़र आता है, आपको पानी अलग से नज़र आता है। तो ये मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। सो इसमें आप क्या एग्जांपल लेंगे, सैंड एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, या फिर और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आप सैंड और आयरन फाइलिंग्स को मिक्स करें, वहाँ पर आप मिक्स करने की कोशिश करें कि वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे, वहाँ पर आपको क्लियरली सेपरेट बाउंड्री जो है वो नज़र आ जाएगी, अलग अलग से आयरन नज़र आएगा, अलग से सैंड नज़र आएगा। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस पे। ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स ही होते हैं। जैसे सॉल्यूशंस होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। नाउ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन जो होते हैं ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंसेस के। मतलब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस कंपोनेंट्स मिक्स हुए होते हैं, कम्प्लीटली मिक्स हुए होते हैं, और वो आपस में कैसे मिक्स हुए होते हैं, फिजिकली या मैनुअली, जो कि आपने होमोजेनियस मिक्सचर में भी देखा। यू आर टेकिंग सॉल्ट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, आप क्या देख रहे हैं वहां पर सॉल्ट और वाटर जो है कम्प्लीटली आपस में मिक्स होते हैं, और वो क्या फिजिकली आपने मिक्स किए होते हैं। आप क्या करते हैं, आप पानी में सॉल्ट डालते हैं, वहां पर उसको सिंपली मिक्स करते हैं, सिंपली स्टायर करते हैं, आप कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर यूज नहीं करते। इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, नहीं हो ही नहीं सकती। अगर सॉल्ट और वाटर केमिकली रिएक्ट करे तब वो वहां पर कंपाउंड बनाएंगे, वहां पर कभी भी वहां पर आपको मिक्सचर नहीं बनेगा। और ये जो मिक्सचर्स होते हैं, सोल्यूशन जो होते हैं, ये मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। ये चीज आपको सॉल्यूशंस में याद रखनी है कि जो इसके कंपोनेंट्स है वो केमिकली कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब इस केस में, इस सिचुएशन में वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जब उनको सोल्यूशन बनाना होगा तो वो वहां पर केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनने केमिकली रिएक्ट किया तो उसको हम सोल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको हम कंपाउंड कहेंगे। केमिकल रिएक्शंस कंपाउंड बनाने के काम में आते हैं। सिंपली सोल्यूशंस को बनाने में सोल्यूशंस बनाने के लिए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, या फिर जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं वो फिजिकली या मैनुअली हम मिक्स करते हैं। नाउ सॉल्यूशन जो होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? पहले अगर आप देखिए जो सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है, इसके पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेस देन 1 नैनोमीटर मीन्स 1 नैनोमीटर से भी कम। ये ऑब्वियस सी बात है। 1 नैनोमीटर अब किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁴। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगी। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर्स। दैट मीन्स आप देखिए कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने, उनका साइज जो है कितना कम होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी कम इनका पार्टिकल साइज होता है सोल्यूशंस में। इसीलिए हम सोल्यूशंस के पार्टिकल्स को ना ही नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेकेड आई से तो पॉसिबिलिटी है नहीं, इवन हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी सोल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देखते हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन जो होती है, हम कहते हैं सोल्यूशन जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इसे सोल्यूशंस आर स्टेबल। व्हाट डज स्टेबल मीन है? स्टेबिलिटी क्या होता है? मतलब स्टेबल मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मैं बार बार आपको किसकी एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्ट और वाटर की एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि ये कई दफा हमने अपने घरों में किया होगा। हमने कई दफा पानी में सॉल्ट ऐड किया होगा या फिर पानी में शुगर ऐड किया होगा, इसीलिए ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सो स्टेबल क्या होता है? स्टेबल हो गया, आपने यहाँ पर सॉल्ट और वाटर लिया, आपने इनको मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद जो ही आपने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे भी, कुछ टाइम के बाद अगर आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मैं लिखती हूँ, अगर आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, अनडिस्टर्ब,
मतलब इनके साथ छेड़ेंगे नहीं, कुछ टाइम के लिए इनको ऐसे ही रहने देंगे। आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर सॉल्ट और वाटर अलग हो गया, आप फिर भी देखेंगे कि वाटर में अभी भी सॉल्ट जो है वो मिक्स हुआ है। इसी को हम बोलते हैं स्टेबल सॉल्यूशंस। स्टेबल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जब आप इनको बनाते हैं उसके बाद अगर आप इनको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, वहां पर जो ये मिक्सचर है या फिर ये सोल्यूशन है ये फिर भी वैसे ही रहता है, वहां पर कंपोनेंट्स अलग से सेपरेट नहीं होते। जिस केस में कंपोनेंट्स अलग से सेपरेट हो गए, अगर कोई मिक्सचर है जहां पर जैसे आप सैंड और वाटर की बात करते हैं, जब आप सैंड और वाटर लेंगे ना, आप उनको कितना भी मिक्स करें, पहले तो वो मिक्स होंगे नहीं, उसके बाद जब आप उसको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो आपको वाटर अलग से नजर आएगा और सैंड अलग से नजर आएगा। दैट मीन्स कि वो जो होते हैं वो मिक्सचर जो है वो स्टेबल नहीं है। लेकिन जहां तक सोल्यूशंस की बात है, सोल्यूशंस में जो मिक्सचर्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कंप्लीटली मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद जब उनको अनडिस्टर्ब्ड आप छोड़ते हैं तो वहां पर वो अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। ऐसी सोल्यूशन, ऐसी मिक्सचर्स को हम स्टेबल कहते हैं और ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोल्यूशंस की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कहते हैं सोल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जो होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स कि आपको क्या करना है, सिंपली आप बीकर लोगे, बीकर के ऊपर आप यहाँ पर बीकर लोगे और इस बीकर के ऊपर आप से फॉर एग्जांपल आपने क्या रख दिया, इस बीकर के ऊपर आपने कुछ फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है। जब आप इस फिल्टर पेपर को बीकर के ऊपर लगा देंगे और यहाँ से सोल्यूशन को पास कराएंगे, यहाँ से सोल्यूशन को पास कराएंगे, तो आप नहीं देखेंगे कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर पे रहे, नहीं, ये सारी की सारी सोल्यूशन जो है ये इस फिल्टर पेपर के थ्रू इस बीकर में चली जाएगी। दैट मीन्स कि फिल्ट्रेशन से आप सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जब आप इसको जब आगे करेंगे ना कंपेयर दूसरे जैसे सस्पेंशन के साथ कंपेयर करेंगे, मैं इसी टाइम पे यहाँ पर आपको कंपैरिजन में बताती हूँ। आप सैंड और वाटर ले लीजिए, सैंड और वाटर में क्या होता है, सैंड और वाटर में जब आप सैंड और वाटर में क्या होता है, सैंड और वाटर को जब आप वो मिक्सचर आप जब लेते हैं, आप जब उसको वैसे ही बीकर रखते हैं, बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर लगाते हैं और फिर वहां से पास कराते हैं उस फिल्टर पेपर से, आप आराम से देखते हैं पानी जो है वो बीकर में चला जाता है और सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रहता है। दैट मीन्स वहां पर आप फिल्ट्रेशन से सस्पेंशन को सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर क्योंकि इस जो सोल्यूशन है इसको कॉन्टिन्यूसली सस्पेंशन के साथ कंपेयर कर ही रही हूँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लूंगी वो है सस्पेंशन, राइट। तो इस सस्पेंशन में क्या होगा, सस्पेंशन में अगेन सस्पेंशन जो होते हैं, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको इसमें क्या दे रही हूँ, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, ठीक है। जब आप सैंड और वाटर को या चॉक और वाटर को या फिर मड एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो आपको हेटेरोजीनियस मिक्सचर वहां पर मिलेगा। तो पहले ही सस्पेंशन जो होते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब अगर आप इनको सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे तो सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, फाइन। तो यहाँ पर सस्पेंशन जो होता है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने सोल्यूशंस में क्या कही, मैंने कहा कि जो पार्टिकल साइज होता है सोल्यूशंस में वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, फाइन। और यहाँ पर सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा जो सस्पेंशन है पार्टिकल्स का साइज होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज होता है। इसीलिए सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम माइक्रोस्कोप की तो जरूरत पड़ती नहीं, हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं, उनको ऐसे ही देख सकते हैं। खुद भी आप देखिए, आप सैंड और वाटर को मिक्स करें, आपको सैंड अलग से नजर आ जाएगा, वाटर अलग से आएगा, आप आराम से सैंड पार्टिकल्स को वहां पर दे सकते हैं, फाइन। सो यहाँ पर सस्पेंशन में ऐसा ही होता है, ठीक है।
सो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सोल्यूशंस में बताई वो मैंने बताई फिल्ट्रेशन की। मैंने आपको कहा स्टेबिलिटी की। जो सोल्यूशंस होते हैं वहाँ मैंने कहा कि वो स्टेबल होते हैं क्योंकि जब आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो वो वहां पर कंपोनेंट्स अलग से सेपरेट नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक सस्पेंशन की बात है वहां पर भी मैंने ये एग्जाम्पल दी सैंड और वाटर की। वहां पर आप क्या देखते हैं सैंड और वाटर में, आप देखते हैं कि जब आप उनको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं ना तो सैंड अलग से मिल जाता है, वाटर अलग से मिल जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये स्टेबल नहीं है। आप इनको जबरदस्ती आपस में मिक्स करा रहे थे, ये हो ही नहीं रहे थे। एक तो ये मिक्स हो ही नहीं रहे थे, उसके बाद आपने अनडिस्टर्ब इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। अनडिस्टर्ब होने की वजह से तो ये कंप्लीटली जो है सेपरेट हो गए। वाटर अलग से देखा, सैंड अलग से रहा। तो सस्पेंशन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। यहां पर मैं लिख देती हूँ क्या होते हैं सस्पेंशन, अनस्टेबल। फाइन। और एक और प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर बताई आपको सॉल्यूशंस में, मैंने आपको कहा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उनमें वो फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं दिखाते, फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं होते हैं वहां पर कंपोनेंट्स। यहाँ पर सस्पेंशन में वेरी मच फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है काम आ जाती है। वही आपको क्या करना है, आपको बीकर लेना है। वहां पर भी मैंने आपको ये बताया कि आपको बीकर लेना है। इस बीकर से आप ये सैंड और जो आपने मिक्सचर बनाया ना, सस्पेंशन बनाया सैंड और वाटर का, ये आप इस बीकर से बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर लगाएंगे। इस फिल्टर पेपर से पास कराएंगे क्या, सैंड और वाटर। वहां पर वाटर जो है बीकर में आएगा, सैंड फिल्टर पेपर पे रहेगा। तो आराम से फिल्ट्रेशन से आपका जो इसके सस्पेंशन के कंपोनेंट्स दो थे वो separate हो गए। So filtration technique can be used to separate components of a mixture. Of what mixture? Heterogeneous mixture, that of suspension. Fine. तो ये जो है ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। जहां तक कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात है, देखिए एक हमने सोल्यूशन बताया, उनका साइज पार्टिकल साइज क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर। और एक हमने बताया सस्पेंशन, इनका पार्टिकल साइज क्या है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब बीच में क्या आ रहा है, बीच में एक रेंज बन रही है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। बीच में एक रेंज बन रही है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ये रेंज जो है ये होती है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की रेंज। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर किनका होता है, सॉल्यूशंस का। मोर देन 1000 नैनोमीटर किनका होता है, सस्पेंशन का। ये जो बीच में ये 1 to 1000 नैनोमीटर आ गया, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता है। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन में जब पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने वहां पर क्या बताई, मैंने सॉल्यूशंस के केस में आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई जो पहले ही ये प्रॉपर्टी है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, वो हेटेरोजेनियस होते हैं। एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर्स वो दिखते हैं। जैसे आप मिल्क की एग्जांपल, यहाँ पर आप बेस्ट एग्जांपल कौन सी लेंगे, जो मतलब बेस्ट एग्जांपल इन द सेंस मैं बता रही हूँ जो आप देखते हैं, आए दिन देखते हैं जो चीजें। ब्लड की एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप मिल्क की एग्जांपल ले सकते हैं। ये दोनों जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स है। ब्लड ले ले, मिल्क ले ले, आपको कैसे दिखते हैं, जब उनकी तरह देखते हैं ना तो आप बोलते हैं नहीं नहीं ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है। नहीं, जब आप इनको अच्छे से, जब आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि नहीं, वहां तो अलग से पार्टिकल्स है, वहां तो कंपोनेंट्स अलग है, वहां पर कंपोनेंट्स मिक्स नहीं हुए हैं। सो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। अपेरेंटली क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस अपेरेंटली दिखते हमें होमोजेनियस मिक्सचर्स है, लेकिन होते क्या है एक्चुअली, जब हम एक्चुअली इनको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। फाइन। सो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशंस का पहले ही मैंने बताया हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। दूसरा मैंने कहा अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, पहली बात है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। सस्पेंशंस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये दिखते होमोजेनियस है लेकिन होते एक्चुअली हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है। तो ऑब्वियसली आप इनको हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में ही रखेंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशंस है वहां पर पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशंस में आप देखते हैं पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर। और यहाँ पर पार्टिकल साइज क्या आप देखते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक ये रेंज बनती है। इस रेंज में जो भी आपके पार्टिकल साइज है उनको आप कोलाइडल सॉल्यूशन में रखते हैं। तीसरा मैंने वहां पर क्या बताया, सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन स्टेबल होती है।
यहाँ पर आप क्या बताते हैं, सस्पेंशन में वो अनस्टेबल होती है। जहाँ तक कोलाइडल सोल्यूशन की बात है, इनको ये आप इनके कंपोनेंट्स ऐसे ही सेपरेट नहीं होंगे। फाइन, अगर आप इनको अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम, अगर आप ब्लड को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे ना, वहां पर आपको ब्लड के कंपोनेंट्स अलग से नजर नहीं आएंगे, वो मिलेंगे नहीं अलग से। दैट मीन्स ऑल्दो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं ये होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, लेकिन जब आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं इनके कंपोनेंट्स फिर भी सेपरेट नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि ये स्टेबल ही है, ये अनस्टेबल नहीं है। मतलब सोल्यूशंस की तरह कोलाइडल सोल्यूशंस भी क्या होती है, स्टेबल होती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये कहा मैंने ले लिया, 1 सेकेंड, यहाँ। सो कोलाइडल सोल्यूशंस भी क्या होती है, स्टेबल होती है। फाइन, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये कोलाइडल सोल्यूशंस भी क्या होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स को थोड़े टाइम के लिए अगर आप इन सोल्यूशंस को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, ये सेपरेट आउट नहीं होंगी, इनके कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं होंगे। ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है, चौथी प्रॉपर्टी अपने सोल्यूशंस में देखा कि वो फिल्ट्रेशन से अब सेपरेट आप उनको नहीं कर सकते। जहां तक सस्पेंशन की बात है, हाँ वहां पर फिल्ट्रेशन से आराम से आप सेपरेट कर सकते। अगेन कोलाइडल सोल्यूशंस में क्या होता है, यहाँ पर आप उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो चौथी प्रॉपर्टी हमें कोलाइडल सोल्यूशंस की पढ़नी है वो है ये कैसे सेपरेट हो जाते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं नहीं होते। सोल्यूशंस में आपने क्या देखा, आपने देखा कि वहां पर सोल्यूशन के कंपोनेंट्स फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते हैं। सस्पेंशन में आपने देखा कि उसके कंपोनेंट्स फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं। अगेन यहाँ पर सोल्यूशंस की ही तरह यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते हैं। अब कौन सी टेक्निक वहां पर यूज होती है, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है यही यूज होती है कोलाइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में आप इस मिक्सचर को, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होती है, आप इसको हाई स्पीड पे स्पिन कराते हैं या हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना अच्छा है। और वहाँ पर क्या होता है, जब आप ये कॉन्टिन्यूसली स्पिन होता जाता है, रोटेट होता जाता है, उसके बाद वहाँ पर हमें इसके कंपोनेंट्स, इस कोलाइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स जो है अलग से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के लिए हमारे पास मशीन्स आती है, पावर बेस्ड मशीन आती है, मैनुअल मशीन भी आती है। फाइन, सो ब्लड को, मिल्क को, या फिर इवन स्टार जो है, स्टार सोल्यूशन, वो भी कोलाइडल सोल्यूशन है। उनको आप, और भी कई सारे जो भी कोलाइडल सोल्यूशंस है, उनको उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। देखिए ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ चारों में बताई, लेकिन हाँ ये जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे जो कोलाइडल सोल्यूशंस है ये क्या दिखाते हैं, हम बताते हैं टेंडल इफेक्ट। इट इज अप टू यू हाउ यू विल प्रोनाउंस इट। टेंडल इफेक्ट बोले, टेंडल इफेक्ट बोले। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, ये होता है जब कुछ पार्टिकल्स पे लाइट पड़ती है, क्या वो उसको स्कैटर कर पाते हैं या नहीं। जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर पाते हैं हम कहते हैं उन्होंने टेंडल इफेक्ट दिखाया। जैसे कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज ही ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल साइज में रेंज आता है वो आता है 1 to 1000 नैनोमीटर। उस पार्टिकल रेंज में जो भी आता है, डस्ट, जैसे डस्ट पार्टिकल्स है या एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वहाँ पर एयर और डस्ट पार्टिकल्स आपस में कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली लाइट को स्कैटर करते हैं। जब इन पे लाइट आ जाती है, सनलाइट पड़ती है, तो इस लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कर पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं विद द रिजल्ट। वहां पर क्या होता है, जब लाइट स्कैटर हो गई तो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होता है। आपने देखा होगा कभी हमारे पास एक, आप डार्क रूम ले लीजिए, आप अंधेरे में ले लीजिए और अचानक से टॉर्च ऑन कीजिए, या फिर उस डार्क रूम में होल हुआ होगा, वहां से लाइट आ रही है, आप क्लियरली डस्ट पार्टिकल्स को वहां पर देखते हैं, लाइट के पाथ को देखते हैं, आप देखते हैं, आप एग्जैक्टली देखते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ की ओर जा रही है। वो किस वजह से होता है, वो आप देखते हैं वहां पर जो वो डस्ट पार्टिकल, उस रूम में वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। जो वो लाइट आ रही है उस होल से आ रही है या से टॉर्च से निकल रही है, वो उसको क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं।
और स्कैटरिंग की वजह से वहां पर लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टेंडाल इफेक्ट। और टेंडाल इफेक्ट जो है ये स्पेशल प्रॉपर्टी किन की है? कोलाइडल सॉल्यूशंस की। हाँ, कुछ सस्पेंशंस भी दिखाते हैं, कुछ बुक्स ये भी लिखती है कि सस्पेंशंस भी टेंडाल इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन सारे सस्पेंशंस जो है वो टेंडाल इफेक्ट नहीं दिखाते, क्योंकि सस्पेंशंस में आप बताते हैं पार्टिकल साइज क्या बताते हैं? मोर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब उसमें तो बहुत सारे रेंज के पार्टिकल्स आ जाएंगे। सो जो 1000 नैनोमीटर के करीब करीब पार्टिकल्स होंगे उन वही ये जो है इफेक्ट दिखाते। सस्पेंशंस की बात कर रही हूँ, तो सारे के सारे सस्पेंशन जो है वो टेंडाल इफेक्ट नहीं दिखाते, लेकिन हाँ कोलाइडल सोल्यूशन का हर एक कोलाइडल सोल्यूशन टेंडाल इफेक्ट दिखाते हैं। मैंने कहा कोलाइडल सोल्यूशंस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जो ना ही सस्पेंशन दिखाते और ना ही सोल्यूशन। ये टेंडाल इफेक्ट जो है ये एक ऐसी जो है प्रॉपर्टी है जो कोलाइडल सोल्यूशन की स्पेसिफिकली कोलाइडल सोल्यूशंस ही दिखाते हैं। हाँ, सस्पेंशंस भी मैंने अभी ही कहा कि सस्पेंशंस में भी कुछ सस्पेंशन जो है वो भी टेंडाल इफेक्ट दिखाते हैं। सो ये एक प्रॉपर्टी आ गई। या फिर हम कोगुलेशन बताते हैं, एक कोगुलेशन बताते हैं, एक सेकंड में यहाँ पर लिखती हूँ। कोगुलेशन क्या होता है? यहाँ पर पार्टिकल जो है यहाँ क्लम्प हो जाते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में क्लम्प हो जाते हैं या आपस में मर्ज हो जाते हैं और बनाते हैं कोगुलेंट, ठीक है। जैसे आप ब्लड में देखते हैं, ब्लड में क्लॉट कैसे लगता है? ब्लड में क्लॉट इसी प्रॉपर्टी की वजह से लगता है। ब्लड में क्या होता है? कोगुलेशन होती है, वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लम्प हो जाते हैं, जो ब्लड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लम्प हो जाते हैं, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो वो एक क्लॉट बनाते हैं। सो ये कोगुलेशन प्रॉपर्टी भी किन में होती है? ये भी होती है कोलाइडल सोल्यूशन में। ये आप सस्पेंशन में नहीं देखेंगे, आप सोल्यूशंस में नहीं देखेंगे। अब अगर हम सॉल्यूशंस और कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात करें, पहले मैं आपको ये बताऊंगी ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम सॉल्यूशन जो है इसको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। इनका बेटर नाम जो है ट्रू सॉल्यूशंस है, क्योंकि यहाँ पर आप कोलाइडल में भी सॉल्यूशंस वर्ड देखते हैं। सो ये ट्रू सॉल्यूशंस हो गए और ये कोलाइडल जो सिंपल सॉल्यूशंस अभी तक आप बता रहे थे उनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। सो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशंस में हम क्या देखते हैं? कंपोनेंट्स देखते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशंस में या कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप फॉर एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स की बनी होती है। बाइनरी, बाय मींस टू, सो बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती है जो कितने कंपोनेंट्स की बनी होती है? दो कंपोनेंट्स की बनी होती है, मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं दो जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, या फिर आप देखिए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, वहां पर क्या आप देख रहे हैं? आप दो ही कंपोनेंट्स देख रहे हैं। जब दो कंपोनेंट्स की जो सोल्यूशन बनी होती है उनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। अब ये सोल्यूशन जो है ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनको अगर हमें नाम देना होगा, सोल्यूशन के केस में इनका नाम आता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन के केस में इनका नाम क्या आता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोलाइडल सोल्यूशन के केस में इनका नाम आता है डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम। यहां पर मैं आधा आधा ही लिख रही हूं। डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ट्रू सोल्यूशन के केस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनका नाम क्या आता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और कोलाइडल सोल्यूशन के केस में जो कंपोनेंट्स का नाम आता है वो होता है डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब ये सोल्यूट क्या हो गया? अगर आप ट्रू सोल्यूशंस की बात करें, सोल्यूट क्या हो गया? सॉल्ट और वाटर ले रहे हैं, वाटर जो है वाटर वहां पर सॉल्वेंट है, वाटर में डिसॉल्व हुआ है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो डिसॉल्व। पहले सॉल्वेंट की बात करते हैं। जो सॉल्ट और वाटर है यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, दैट मीन्स वाटर क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट। जैसे मैं बताऊंगी सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसमें दूसरा कंपोनेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और सॉल्वेंट जो होते हैं यूजुअली ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सोल्यूट क्या हो गया? सोल्यूट हो गया जो दूसरे कंपोनेंट में खुद डिसॉल्व हो जाए, जो खुद डिसॉल्व हो जाए किसी और कंपोनेंट में। और जो सोल्यूट्स होते हैं वो यूजुअली लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आप सॉल्ट और वाटर लेंगे, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, और वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो दोनों जो कंडीशन है, दोनों जो चीजें हैं वो वाटर को क्या बनाती है? सॉल्वेंट बनाती है।
सल्यूट वहां पर क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हुआ है। मैंने आपको कहा सल्यूट जो होता है वो खुद दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व होता है, तो सॉल्ट जो है वही वाटर में डिसॉल्व होता है, और सॉल्ट जो है यहाँ पर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो इस हिसाब से सॉल्ट जो है इट इज सल्यूट, राइट। अब यहाँ पर कोलेटरल सॉल्यूशंस की जहां तक बात की जाए, डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्सिव फेज होता है वो हो गया सल्यूट लाइक कंपोनेंट, सल्यूट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव फेज, और डिस्पर्शन मीडियम हो गया सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। सो ये आपको आई होप क्लियर, अभी तक जो जितना भी मैंने पढ़ा है वो आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा, और भी इसमें अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है, ट्रू सॉल्यूशंस है, उनके साथ कुछ और टर्म्स रिलेटेड या एसोसिएटेड हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ये अगर आप लेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ये क्या होती है? एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती हैं जहाँ पर वाटर स्पेसिफिकली सॉल्वेंट होता है। जैसे आपने यही लिया मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, या मिक्सचर ऑफ आप शुगर एंड वाटर ले रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन ले रहे हैं, वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पानी जो है वो वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। सो ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, जहां पर वाटर ही स्पेसिफिकली क्या हो, सॉल्वेंट हो, वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस ना हो। अब नॉन एक्वस सोल्यूशंस की जहां तक बात है, नॉन एक्वस सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होती है जहां पर वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस जो है सॉल्वेंट होता है, ठीक है। हमारे कई सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक सोल्यूशंस होते हैं, जहाँ पर हम एसीटोन को सॉल्वेंट लेते हैं। हमारे पेंट्स और वार्निशेस जो है, आप वहाँ पर जब हम पेंट घर में करते हैं, वार्निश घर में करते हैं, आप वहाँ पर क्या देखते हैं? आप वहाँ पर हार्डली देखते हैं कि वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर कोई और ही ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर एसीटोन सॉल्वेंट होते हैं, वहाँ पर एल्कोहल सॉल्वेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट होते हैं, तो वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट नहीं होता है। ऐसी सोल्यूशन जहाँ पर वाटर को सॉल्वेंट नहीं किया वाटर को एज सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं किया जाता, उनको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। जहाँ पर वाटर के अलावा किसी और सब्सटेंस को हम एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन। सो एक्वस क्या हो गया? जहाँ पर एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर, तो एक्वस सोल्यूशंस हो गए जहाँ पर वाटर एज सॉल्वेंट यूज होता है, और नॉन एक्वस सोल्यूशन हो गया वहां पर जहां पर वाटर के अलावा कोई और, वाटर नहीं बस कोई और सब्सटेंस वहां पर वाटर के अलावा हम एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशंस। इसके बाद आता है हमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं, ये टेम्परेचर्स की बात है। आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, मतलब अब वहां पर गुंजाइश नहीं है, जितना सॉल्ट वहां पर है, जितना सॉल्वेंट वहां पर सोल्यूट वहां पर डिसॉल्व होना था, जितना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था, आपने ऑलरेडी वो किया, वो बनाएगी आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशंस में क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जहां आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व किया होता है, डाला होता है, उसके अलावा जो भी सोल्यूट आप इसमें डालेंगे वो अनडिसॉल्व रहेगा। ऐसी सोल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होती है? वहां पर गुंजाइश होती है कि वहां पर आप और सोल्यूट ऐड कर सके सॉल्वेंट में, जहां पर आपने अभी सारा जितना सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है ना अपने आप में सॉल्वेंट को सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, मतलब जितना सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होती है सोल्यूट को अपने आप में डिसॉल्व करने की, उतना सोल्यूट आपने अभी ऐड नहीं किया है, आप और सोल्यूट इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब वहां पर पॉसिबिलिटी है कि यू कैन ऐड मोर सोल्यूट। ऐसी सोल्यूशंस को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या होती है? जहां पर आप सॉल्वेंट में और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर, ये तो पर्टिकुलर टेम्परेचर, खैर इसमें तो ज़्यादा टेम्परेचर का आपको नहीं ध्यान रखना है जितना आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन में रखना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे से फॉर एग्जांपल 0.5 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया, लेकिन अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो मे बी वहां पर और जो सॉल्ट है वो इसमें डिसॉल्व हो जाए। सो यहाँ पर टेम्परेचर जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ इसके बाद और टर्म्स जो आती है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, देखिए पहले सॉल्यूशंस भी दो टाइप्स की होती है, इसके बेसिस पे भी, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपने कितना अमाउंट सोल्यूट, कितने अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया, या से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ml सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया, दैट बिकम्स इट इज कॉन्सेंट्रेशन। आपने 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितना
वैल्यू रिजॉल्व किया वो इसका कॉन्सेंट्रेशन बनता है। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्वेंट में आपने कितना सोल्यूट ऐड किया वो बनता है कॉन्सेंट्रेशन। अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी आप सोल्यूशन के दो टाइप्स देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस हो गए जिनमें आपने रिलेटिवली या कंपेरेटिवली ज्यादा सोल्यूट ऐड किया है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 बीकर्स लिए, आपने 100 ml बीकर्स थे, ठीक है, आपने इन बीकर्स में 50 ml पानी डाला, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सेम है, लेकिन एक में आपने 1 ग्राम सॉल्ट डाला, दूसरे में आपने 0.5 ग्राम ही डाला। तो अकॉर्डिंगली ये दो टाइप की सोल्यूशन बन गई। एक क्या बन गई, जो पहली बन गई वो बन गई कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि आपने वहां पर 50 ml सॉल्वेंट में 1 ग्राम सोल्यूट ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में आपने क्या किया, आपने 50 ml सॉल्वेंट में 0.5 ग्राम ही सोल्यूट ऐड किया। दैट मीन्स यहाँ पर ये सोल्यूशन जो है ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो होते हैं ये किस तरीके से आप बताते हैं, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कम अमाउंट ऑफ, मतलब आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि आप सॉल्वेंट सेम ले रहे हैं, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो आप सेम ले रहे हैं। आप सोल्यूट में आप क्या कर रहे हैं, अगर सोल्यूट जिस वाली आपने 2 सोल्यूशंस ली उनमें से दोनों का सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो सेम है, एक में लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा साल्ट डाल दिया, एक में आपने कम सोल्यूट डाल दिया, सॉल्ट बोले या सोल्यूट बोले तो बोल सकते हैं आप, क्योंकि सॉल्ट भी जो है वो एज सोल्यूट आप यूज कर सकते हैं। एक में आपने ज्यादा सोल्यूट डाल दिया, एक में आपने कम। जिसमें आपने ज्यादा सोल्यूट डाला वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें आपने कम डाला वो डाइल्यूट है, क्योंकि यहाँ पर आपने सॉल्वेंट को जो अमाउंट है वो क्या लिया, सेम लिया। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन जो होती है, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, जहां पर कंपेरेटिवली सोल्यूट ज़्यादा थोड़ा प्रेजेंट होता है, और डाइल्यूट हो गया जहाँ पर सोल्यूट जो है कम प्रेजेंट होता है। या फिर आप सॉल्वेंट के बेसिस पर अगर बताएंगे, जहाँ पर ज़्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट हुआ वो डाइल्यूट हो गई, जहाँ पर कम सॉल्वेंट प्रेजेंट हुआ वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, सोल्यूट अगर आप सेम ले रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स है। एक मेथड है हमारा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, जो इसके लिए फॉर्मूला यूज होती है, कितना सोल्यूट का मास है, सोल्यूशन का मास कैसा है, कितना है, इनटू 100। अब यहाँ पर सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन मीन्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूशन मीन्स मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर आप ये चीज कर रहे हैं, आप यहाँ पर सोल्यूशन जो है आप वहां पर सिर्फ सॉल्वेंट का मास नहीं ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर आपको इस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है तो वो गलत हो जाएंगे। सोल्यूशन में आपको सोल्यूट का भी मास लेना है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, फाइन। मास बाय मास परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। वो मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू 100। फिर परसेंटेज है तो 100 तो इनटू करना ही है, 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। इसके बाद आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है, यहाँ पर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पर सोल्यूशन, आप सॉल्वेंट क्यों मैंने लिखा है, या फिर मैं सोल्यूशन भी लिख सकती हूँ, लेकिन वहां पर सोल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट ओनली। क्योंकि यहाँ पर आपका सोल्यूट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस करके है, इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस करके। मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो सोल्यूट है वो मास में एक्सप्रेस करके है, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं। तो मास और वॉल्यूम तो ऑब्वियसली ऐड होंगे नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही लिखना है, आपको यहाँ पर एडिशन नहीं करनी है, इधर आपको कोई भी एडिशन नहीं करनी है। जैसे आपने इस मास बाय मास परसेंटेज में क्या कर रहा था, आप
आपने यहाँ पर क्या किया था, मास ऑफ सोल्यूशन में आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया था। यहाँ पर आपको वो एडिशन नहीं करनी है, क्योंकि मास यहाँ पर वॉल्यूम अलग है और मास अलग है, अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी अगर मैं कह रही हूँ तब भी इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ओनली, इट डजंट मीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज जो सॉल्यूट है वो यहाँ पर मास में एक्सप्रेस करके है, फाइन। और तीसरा जो हमारा यहाँ पर आता है दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो किसके बराबर होता है, अगेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपको देके होगा या फिर निकालना भी होगा, डिपेंड करता है कि किस टाइप का न्यूमेरिकल है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगेन यहाँ पर आप एडिशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट भी एक्सप्रेस करके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और सॉल्वेंट भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप आराम से सोल्यूट और सॉल्वेंट को इनको ऐड करके सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम्स को ऐड करके आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगेन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों किस में एक्सप्रेस करके हैं, वॉल्यूम में ही एक्सप्रेस करके हैं। नाउ सेपरेशन टेक्निक्स। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कई सारी टेक्निक्स होती है, जिनको हम सेपरेशन टेक्निक्स यहाँ पर कहेंगे। जैसे सबसे पहले जो टेक्निक की यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन पर हम क्या करते हैं, हम एक होमोजेनियस मिक्सचर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है या ब्लूइश ग्रीन आप बता सकते हैं। तो उसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया, उसके बाद हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। हीट हम करते रहते हैं और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और ऐड करते हैं तब तक जब तक कि ये सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड ना बने, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन तक आप इसको कॉन्टिन्यूसली आप यहाँ से हीट भी कर रहे हैं। हीट की वजह से मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा और सोल्यूट जो है वो पानी में या सॉल्वेंट में चला जाएगा, थोड़ा और डिजोल्व हो जाएगा। तो विद द रिजल्ट हीट भी यहाँ से कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट आप यहाँ से ऐड करते जा रहे हैं तब तक जब तक कि ये सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड ना बने। अब ये सैचुरेटेड बन गई, मतलब आप इसमें और सोल्यूट आप डिजोल्व नहीं कर सकते। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप वहां पर इसको फिल्टर करेंगे। फिर ऑब्वियसली फिल्टर पेपर यूज करके आप फिल्टर करेंगे, नीचे से बीकर रखेंगे, बीकर में आप ये फिल्ट्रेट जो है कलेक्ट करेंगे। वहां पर आपको फिल्ट्रेशन से क्या होगा, फिल्ट्रेशन आपने क्यों की, फिल्ट्रेशन आपने इसलिए की क्या, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपने वहां पर कॉपर सल्फेट साल्ट थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया है तो वो वहां पर आपका निकल जाएगा, या फिर आप क्योंकि वो अनडिजोल्व रहेगा, सोल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड बन चुकी है तो बाकी अनडिजोल्व रहेगा। और दूसरी अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रही थी, वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज की फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे। विद द रिजल्ट अब ये फिल्ट्रेट जो है हमारे पास, फिल्ट्रेट मीन जो सोल्यूशन अब हमारे बीकर में है, इस बीकर में जो सोल्यूशन है इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये फिल्ट्रेट जो है अब अगेन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से हीट करने लगेंगे उस पॉइंट तक जहां तक ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूसली स्टायर भी करते जाए, स्टायरिंग रॉड से कॉन्टिन्यूसली चेक भी करते जाएंगे तब तक जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि क्रिस्टलाइजेशन जो ये स्टायरिंग रॉड है क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ना आए। मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर आप देखते हैं कि स्टायरिंग रॉड पे आपने थोड़ा सा इस सोल्यूशन का थोड़े ड्रॉप्स डाल लिया और वो वहां पर थोड़ा सा चिपक गया, वो वहां पर थोड़ा सा मोटा हो गया और थोड़ा सा वहां पर चिपक गया, और चिपकने के बाद थोड़े थोड़े से आपको क्रिस्टल्स वहां पर नजर आएंगे। जो ही आप इस क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच गए तो आपको इमीडिएटली जो हीट सोर्स है वो आपको स्विच ऑफ करना है, आपको वो बंद करना है। उसके बाद ये जो हमारी सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, इसको आपको कुछ टाइम के लिए कूल करना है, आपको इसको ठंडे होने देना है।
कूलिंग के बाद आप क्या देखते हैं, वहाँ पर क्रिस्टल्स बने होंगे, क्योंकि हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट का हमने मिक्सचर लिया था, होमोजेनियस मिक्सचर लिया था वाटर के साथ, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स का कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा। सो यहाँ पर आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। फिर ये ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर ये पानी में होंगे, तो फिर से आपको फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, फिल्टर पेपर पे आपको वो क्रिस्टल्स नजर आ जाएंगे। ये होता है क्रिस्टलाइजेशन में। उसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम दो मिक्सेबल लिक्विड्स लेते हैं। मिक्सेबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स हो गए जो आपस में मिक्स होते हैं, जैसे एसीटोन है और वाटर है। एसीटोन और वाटर जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, आप उनको मिक्स करें वो आराम से मिक्स हो जाते हैं। वायरलेस अगर आप पानी और ऑयल लेंगे, अगर आप ऑयल और वाटर लेंगे, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। आप उनको कितना भी मिक्स करने की कोशिश करें वो मिक्स नहीं होंगे। ऑयल वहां पर सेपरेट लेयर बनाएगा, वाटर वहां पर सेपरेट लेयर बनाएगा, तो उनको इमिक्सेबल लिक्विड्स कहते हैं। यहाँ पर डिस्टिलेशन टेक्निक जो है ये मिक्सेबल लिक्विड्स, मतलब वो लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं। जैसे आप एसीटोन और वाटर की अच्छी से एग्जांपल ले सकते हैं। सो यहाँ पर डिस्टिलेशन में आप क्या करेंगे, डिस्टिलेशन टेक्निक में आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप दो मिक्सेबल लिक्विड्स लेंगे, इसको आप डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे, उसके बाद हीट करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो दो मिक्सेबल लिक्विड्स है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है, जो आपने दो लिक्विड्स यहाँ पर लिए या दो से ज्यादा लिक्विड्स लिए, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। और कितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, मतलब वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बॉयल होने चाहिए। कितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हुआ तो आप डिस्टिलेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करनी है। सो डिस्टिलेशन में आप दो मिक्सेबल लिक्विड्स ले रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कौन से दो लिक्विड्स ले रहे हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। जैसे एसीटोन और वाटर है, उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, तो आराम से आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस एसीटोन बीइंग वोलेटाइल, आप हीट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उसको हीट कर रहे हैं। उस एसीटोन बीइंग वोलेटाइल वो जल्दी से उसका बॉइलिंग पॉइंट वो जल्दी अचीव कर लेता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है एसीटोन का, तो वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट, हीटिंग की वजह से, आप उसको कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं, हीट की वजह से वो बॉयल हो रहा है एसीटोन, तो बॉइलिंग की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस स्टेट। सो जो एसीटोन है वो बॉइलिंग पॉइंट अपना जल्दी ही अचीव करेगा, वो जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। वो वेपर जो है वहां पर उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ हम कंडेंसर लगाते हैं, कंडेंसर में वो वेपर जाके वहां पर कंडेंस हो जाएंगे, वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड। मतलब अब हमारे कंडेंसर में वहां पर एसीटोन है या फिर हमारा वो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। और हमारी जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वहां पर, क्योंकि अभी वाटर बॉयल नहीं हुआ है, अभी वाटर ने अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं किया है, तो इस वजह से वहां पर वाटर जो है अभी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और वो कहां पर होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही। यहाँ से एसीटोन ने अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किया है, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कंडेंसर में आपका क्या है, कंडेंसर में आपका एसीटोन है और डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपका क्या है, वाटर। इन दैट वेज आपने दो जो मिक्सेबल लिक्विड्स को आप सेपरेट कर दिया। कंडेंसर में आपको एक मिला, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपको दूसरा वाला लिक्विड मिला। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक तो लिक्विड्स मिक्सेबल होने चाहिए, और दूसरी चीज लिक्विड्स की मिक्सेबिलिटी के साथ साथ उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये बेसिकली कलर के बेसिस पे, हम कलर्स की वजह से हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि कलर डिफरेंसेस आ जाती है। जैसे आप स्पेनिश लीव्स ले लें, जब आप स्पेनिश लीव्स को क्या करते हैं, आप पेपर पे डालते हैं, इसके स्पेनिश लीव्स से एक्सट्रैक्ट, उसको निचोड़ के जो आपको वहां पर वो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वहां से एक ड्रॉप थ्रू कैपिलरी ट्यूब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डालेंगे, पेपर पे डालेंगे, फिल्टर पेपर पे। इसके लिए स्पेशल फिल्टर पेपर यूज होता है जिसको हम वॉटमैन्स फिल्टर पेपर कहते हैं, वॉटमैन्स पेपर कहते हैं या क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं।
सो इस वॉटमैन्स पेपर पे आप क्या करेंगे, ये जो आपने स्पेनिश लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला, निचोड़ के वहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको आप इससे एक ड्रॉप उठा के इस पेपर वॉटमैन्स पेपर पे डालेंगे, नीचे बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद फिर किसी सूटेबल सॉल्वेंट में आप इसको सूटेबल सॉल्वेंट में रखेंगे। लेकिन किस तरीके से कि वहाँ पर जहाँ पर आपने ये पिगमेंट जहाँ पर आपने ये एक्सट्रैक्ट डाला वो वाटर को टच नहीं करना चाहिए, वो वाटर से ऊपर ही रहना चाहिए। तो विद द रिजल्ट कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे कि स्पेनिश के जो डिफरेंट पिगमेंट्स है, डिफरेंट कलर्स हैं, स्पेनिश लीव्स में जो डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट थे या डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स आपको पेपर के डिफरेंट जगहों पर मिलेंगे। सो दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके बाद है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब आपके पास ऑयल और वाटर है, आपको उनको सेपरेट करना है, आप वहां पर सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, वहां पर नीचे नॉब लगा हुआ है, यहाँ पर डेंसिटीज के बेसिस पे आप दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि इमिसिबल है, ज्यादा मसला है नहीं। जो वाटर है, आप वाटर ले रहे हो और ऑयल ले रहे हो, आपको पहले ही देखना है कि इनमें डेंसिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो बॉटम लेयर बनाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप लेयर बनाएगा। बॉटम लेयर और टॉप लेयर, ठीक है। बॉटम लेयर किसकी होगी, वाटर की होगी, और टॉप लेयर किसकी होगी, ऑयल की होगी। यहाँ पर जो हमारी जो हम यहाँ पर मैंने कहा कि एपरेटस यूज करते हैं, दैट इज सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, नीचे बॉटम पे नॉब लगा होता है। आप क्या करेंगे, आप 2 बीकर्स लेंगे, एक बीकर पहले ही लेंगे, वहां पर वो नॉब स्लोली आप क्या करेंगे, नॉब स्लोली आप ओपन करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वाटर को आप बीकर में ट्रांसफर करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर की बॉटम लेयर है और नॉब भी कहाँ लगा हुआ है, बॉटम पे ही। सो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद वंस आपने वाटर अलग से ले लिया एक बीकर में, उसके बाद वहां पर सेपरेटिंग फनल में क्या बच जाएगा, ऑयल, उसको भी आप दूसरे बीकर में फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट 2 इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ इसके बाद जो टेक्निक हमने पढ़ी, दैट इज सब्लिमेशन टेक्निक। सब्लिमेशन टेक्निक जो है, सब्लिमेशन पहले क्या होता है, सब्लिमेशन हो गया ये वो फिनोमेना होता है जहां पर आप देखते हैं कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं हमारे पास जहां पर जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसियस स्टेट में। वो लिक्विड स्टेट अचीव नहीं करते, बीच में वो लिक्विड स्टेट नहीं आती उनमें। जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन को जब आप हीट करते हैं, आप देखते हैं नैप्थलीन जो है सॉलिड नैप्थलीन लिक्विड नैप्थलीन में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली गैसियस नैप्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो जब कोई सबस्टेंस, सॉलिड सबस्टेंस डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और यही सब्लिमेशन टेक्निक हम यूज करते हैं कुछ सबस्टेंसेस, कुछ मिक्सचर्स को सेपरेट करने में। जैसे आप क्या ले रहे हैं, आप सैंड और नैप्थलीन का मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब्लिमेशन टेक्निक आपको पहले ही याद रखनी है कि ये तब पॉसिबल है जब दोनों में से जो सबस्टेंसेस आप ले रहे हैं, जो आप 2 कंपोनेंट्स मिक्सचर के ले रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट एक कंपोनेंट क्या हो, सब्लिमेबल हो। मतलब एक कंपोनेंट ऐसा होना ही चाहिए जो सब्लिमेबल हो, मतलब जो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता हो, मतलब जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता हो। जैसे इसीलिए मैंने मिक्सचर किसका लिया, सैंड और नैप्थलीन का। ये सैंड और नैप्थलीन का जब मैं मिक्सचर ले रही हूँ, मैं इसको हीट कर रही हूँ, अगेन मैं चाइना डिश में ये मिक्सचर ले रही हूँ, चाइना डिश में यहाँ से मिक्सचर ले रही हूँ, इसको हीट सोर्स दे रही हूँ या बर्नर के ऊपर रख रही हूँ, तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे इसको हीट कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है। यहाँ से चाइना डिश के ऊपर मैं इन्वर्टेड फनल रख रही हूँ, और उस इन्वर्टेड फनल का जो टॉप है वो मैं कॉटन से बंद कर रही हूँ, वहां पर मैं उसकी ओपनिंग जो है वो कॉटन से ब्लॉक कर रही हूँ, कॉटन उसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मैं हीट कर रही हूँ इस मिक्सचर को, सैंड और नैप्थलीन के मिक्सचर को मैं हीट कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद एक स्टेज आएगा जहां पर नैप्थलीन, सॉलिड नैप्थलीन जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, यहाँ पर बैटर है, आप ये नैप्थलीन जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में ले लें। पाउडर्ड फॉर्म है मतलब पहले नैप्थलीन को क्रश करके आप उसको पाउडर बनाएं, उसके बाद वो पाउडर्ड फॉर्म और सैंड आप मिक्स करें। आप क्या कर रही हूँ, मैं हीट कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, हीट करते करते एक स्टेज ऐसा पहुंचेगा जहां नैप्थलीन, आप देखेंगे कि नैप्थलीन जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। वो कैसे आपको पता चलेगा, आप क्या देखेंगे, आप वो जो फनल आपने लगाई है वहां पर आप देखेंगे आपको फ्यूम्स नजर आ जाएंगे, उस फनल के अंदर क्या आपको नजर आ जाएंगे, फ्यूम्स। वो फ्यूम्स किसके होंगे, वो फ्यूम्स होंगे गैसियस नैप्थलीन के। अब वहां पर वो फ्यूम्स एस्केप हो नहीं सकते क्योंकि आपने इन्वर्टेड वो वहां पर वो जो फनल लगाई है उसमें आपने उसकी ओपनिंग को आपने
किससे ब्लॉक किया है, कॉटन से, राइट। तो वहां पर फनल पे आपको क्या मिलेगा, फनल पे आपको नैप्थेलिन मिलेगा, गैशियस नैप्थेलिन मिलेगा। उसके बाद वो गैशियस नैप्थेलिन, क्योंकि उसके बाद जब आप इसका बर्नर, चाहे आपका हीट सोर्स जो भी हीट सोर्स आपका है, उसको जब आप हटाएंगे वहां से, उसके बाद जब वो गैशियस नैप्थेलिन कूल हो जाएगा तो वापस किन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो फनल पे आपको क्या मिलेगा, फनल पे आपको मिलेगा नैप्थलीन, और नीचे आपको क्या मिलेगा चाइना डिश में, सैंड, क्योंकि सैंड जो है वो सब्लिमेबल नहीं है, वो गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले वो भी हीट होता जाएगा, लेकिन वो गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस स्टेट में वहां पर नैप्थलीन कन्वर्ट हो जाएगा। तो नैप्थलीन आपको मिलेगा फनल पे, और चाइना डिश में आपको क्या मिलेगा, आपको चाइना डिश में मिलेगा सैंड। दिस इज ऑल अबाउट सेपरेशन टेक्निक्स एंड ये चैप्टर जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन टेक्निक्स, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ।